हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थंबनेल से आपने देख लिया होगा, क्वांटम नंबर्स। चैप्टर 2 के अंदर आता है। चैप्टर 2 यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th का ये पार्ट है। ठीक है ना। अब ना क्वांटम नंबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिस्ट्री के अंदर। बहुत सारी चीज़ें ये बताता है। तो आज मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं और उन वैल्यूज़ का मतलब क्या है। बेसिकली मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगी कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं ना। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाएंगे और देखेंगे कि हमको समझ आया कि नहीं। तो ध्यान से बने रहना। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं और बहुत अच्छे से नोट्स बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको कुछ और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका फुल पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट। क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या हैं, आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए, इसे छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपके घर में कुछ भिजवाना है, आपके पास कुछ भिजवाना है, कोई कुरियर भिजवाना है या कुछ भी चीज़ है ना। तो जब आपको कोई चीज़ मंगवानी होती है ना, या किसी आपके फ्रेंड को कुछ भिजवाना है आपके पास, तो उसको आपका एड्रेस पता होना चाहिए, है ना। तो जब आप अपने एड्रेस की बात करते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, तो आपके एड्रेस के कुछ पार्ट होते हैं। आप सिर्फ इतना तो नहीं बोल सकते कि हाउस नंबर 10 है जी, भिजवा देना, इज़ नॉट इनफ। तो सिर्फ इतना बोलना है कि भैया इस हाउस नंबर 10 में भिजवा दो, पता नहीं कहाँ पहुँच जाए, क्योंकि हाउस नंबर 10 तो बतेरे होंगे, बहुत सारे होंगे। सिमिलरली कि अगर आप सिर्फ इतना कह देते हैं कि महाराष्ट्र में रहते हैं हम, वहाँ भिजवा देना, तो वो भी इनफ नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बहुत लोग रहते हैं, है ना। तो द थिंग इज़ कि एड्रेस के अंदर कुछ पॉइंट होते हैं जो सारे कवर होने ज़रूरी हैं। सिर्फ हाउस नंबर या सिर्फ स्टेट विल नॉट बी इनफ, है ना। तो देखिए, जब आप अपने एड्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी कंट्री, किस कंट्री को आप बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहली बात हो गई कंट्री। उसके बाद बात आती है कि ठीक है भैया आप इंडिया में रहते हैं मान लीजिए, तो उसमें तो फिर बहुत सारी स्टेट्स हैं ना। तो हर कंट्री के अंदर स्टेट, यानी कि आप किस स्टेट में रहते हैं। स्टेट के बाद आपको पता होगा, स्टेट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सिटी होती है, आप किस सिटी को बिलोंग कर रहे हैं ना। सिटी बहुत, एक सिटी में भी बहुत सारी कॉलोनी हो सकती है और उन कॉलोनी में बहुत सारे हाउसेज हो सकते हैं। तो इतना तो पता होना ही चाहिए, है ना। तो ये सारी क्या बता रहे हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली जब आप किसी एटम को देखते हैं तो एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ दो, उस बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अदरवाइज हमारे एटम्स में 10, 12, 13 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन अलग है अपने आप में, है ना। तो जैसे आपकी पोजीशन लोकेट करने के लिए कि आप कहाँ रहते हैं, मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सारे नंबर्स पता होने चाहिए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ बैठा है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, इसी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को कहते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर इज जस्ट द इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ठीक है भैया, हमारा एड्रेस तो ये है, पर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे निकालें। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस के लिए हम 4 नंबर्स यूज़ करते हैं, जिन्हीं को आप क्वांटम नंबर कहते हैं। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं, टोटल 4। ओके, तो जो पहला क्वांटम नंबर हमारे पास है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे डिनोट करते हैं, डिनोट इसको करते हैं स्मॉल n से। सारे क्वांटम नंबर को स्मॉल लेटर से ही डिनोट करना होता है। ओके नाउ, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि n हमें क्या क्या बताता है। तो ध्यान से देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें n बताता है वो है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में बैठा है। तो नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। इसके अलावा देखिए, ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपको शेल नंबर पता चल गया, मान लो ये शेल नंबर 1 है और ये शेल नंबर 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर शेल 1 में बैठा है तो वो न्यूक्लियस के क्लोज है। अगर इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 में बैठा है तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो गया ना। तो पहली बात क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल के बारे में। दूसरा बताता है द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर होता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये बताता है टोटल इलेक्ट्रॉन इन शेल, किसी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है 2n²। तो अगर आपको पता चल गया कि कौन सी शेल है तो 2n² आप इजीली कर लेंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इन दैट शेल। ओके नाउ, अच्छा इसके अलावा
हमारे पास कुछ लाइंस होती हैं जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, वरना याद रख लो कि हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है जिसमें लेमिन बाल्मर पास्टन सीरीज भी आती हैं। तो सीरीज़ की जो मेन लाइन है, लेमिन या बाल्मर जो भी है, ये सीरीज़ की मेन लाइन एक्सप्लेन करता है। तो एक्सप्लेन द मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो ये सारी बातें जो है एक्सप्लेन करता है। देखिए मैं हमेशा इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि बच्चों को मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएं एट अ टाइम, उसी टाइम याद हो जाए, है ना। तो जिस तरीके से मैं नोट्स बना रही हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप उसी तरीके से लिखना, क्योंकि जितना बढ़िया तरीके से आप लिखेंगे उतना बढ़िया आपका मन करेगा उसको बार बार देखने का और याद करने का। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके क्वेश्चंस जो भी है आपके, चाहे आपका स्कूल एग्जाम्स हो, चाहे आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि मेरे जो नोट्स मैं बनाती हूँ वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में देख के बनाती हूँ कि आपको आगे कम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, अगर देने हैं तो, है ना। तो वो भी मैं ध्यान रख के बनाती हूँ। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कवर करेंगे और बोर्ड्स या सॉरी स्कूल एग्जाम तो है ना। नो, अब एन को ना, शेल क्या क्या हो सकती है, शेल को निकालने का फॉर्मूला क्या है? कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों भैया? ऐसा है, मिनिमम तो एक ही शेल है और मैक्सिमम तो 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी कर लो। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एन की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। आई मीन होल नंबर होना चाहिए ना, आप फ्रैक्शनल तो नहीं लिख सकते। आपको याद होगा बचपन में आप इसे KLM कहते थे, वो ये 1, 2, 3, अब 1, 2, 3 कह देते हैं। अच्छा ध्यान रखना है आपने एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर क्या है? तो ऑब्वियसली बात है शेल नंबर 1 की एनर्जी सबसे कम होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास बैठा है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज वाली शेल सबसे ज़्यादा कम एनर्जी की होती है। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? शेल नंबर 1 की होगी। ओके, तो अच्छा, तो E1 डिनोट द शेल नंबर। बेसिकली E1 का मतलब है द एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, सबसे कम फर्स्ट शेल की एनर्जी, फिर सेकेंड शेल की एनर्जी, फिर थर्ड शेल की एनर्जी एंड सो ऑन। तो ये तो रहा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको इतना समझना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेल के बारे में बताता है। तो भैया हम शेल तो पहुंच चुके हैं, शेल पे तो, पर ऐसा नहीं होता। देखिए हर कंट्री के अंदर बहुत सारी स्टेट होती है। जैसे आप इंडिया की एग्जांपल ले लें तो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, है ना। जैसे हर कंट्री में बहुत सारी स्टेट है, वैसे ही आपके पास हर शेल के अंदर बहुत सारी सब शेल होती हैं। तो शेल तो पढ़ ली, अब सब शेल की बारी, तो यानी कि नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बारी। तो देखिए अगला क्वांटम नंबर आपके पास आता है एंगुलर क्वांटम नंबर, या मैंने पहले लिखवाया हुआ है अभी पीछे, एज़िमुथल क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर या एज़िमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करते हैं L से। अब ये L हमें क्या क्या बताता है? तो देखिए L यानी कि एंगुलर क्वांटम नंबर हमें पहली बात नंबर ऑफ सब शेल के बारे में बताता है कि एक शेल में कितनी सब शेल हैं। देखो किसी कंट्री में कितनी स्टेट है इसको निकालने का तो कोई फॉर्मूला नहीं, आई होप होता तो मुझे याद रहता, ठीक है। पर शेल में कितनी सब शेल है इसको निकालने का फॉर्मूला है और यही L बताने वाला है। तो क्या क्या बताता है? नंबर ऑफ सब शेल्स के बारे में बताता है। सिमिलरली ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ अभी बिकॉज मेरा पर्पस क्वांटम नंबर्स बताने का है, ठीक है। तो मैं अभी एंगुलर मोमेंटम नहीं बता रही, पर ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। इसके अलावा ये आपके पास नंबर ऑफ सबशेल तो आपने पढ़ लिया। एंगुलर मोमेंटम बताता है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सबशेल बताता है, यानी कि जो सबशेल आई हैं उनकी रिलेटिव एनर्जी क्या होंगी, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सबशेल। और जो सबशेल हैं उनकी शेप क्या है, शेप ऑफ सबशेल। तो नंबर ऑफ सबशेल के बारे में बताता है, उनकी रिलेटिव एनर्जीज के बारे में बताता है, कैसे बताता है मैं बताऊंगी आपको भी, शेप्स के बारे में बताता है और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। ये सारी जानकारी हमें एंगुलर क्वांटम नंबर देता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा है, शेल तो N1, 2, 3 4 ही हो सकता है, मगर सबशेल को निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा अभी हमें पता चला है शेल मतलब N, सबशेल मतलब L। ओके जी, L को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला लिख लीजिए। आई होप आपको दिख रहा हो, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ अभी तो दिख रहा है। फॉर्मूला है L होगा
0 to n-1, L की वैल्यू हमेशा 0 to n-1 ही होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसको एक बार अप्लाई करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ सबशेल्स हमें L बताता है, नंबर ऑफ सबशेल के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं L इज इक्वल्स टू 0 to n-1। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, देखो 0 to n-1 है, मतलब 2 अंग्रेजी समझते हैं आप, समझते होंगे। 2 का मतलब है वहां से वहां तक, उस बीच वाले नंबर्स को भी इंक्लूड करना है। जैसे मान लेते हैं कि n का वैल्यू 1 है, क्योंकि n 0 तो नहीं ले सकते हैं आप, शेल मिनिमम एक तो होगी है ना। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो वहां फॉर्मूले में पुट कर दो। तो अगर n 1 है तो l कितना आएगा बेटा, 0 to 1-1 विच इज 0। तो 0 to 0 तो बीच में 0 ही होता है और कुछ होता ही नहीं, यानी कि l की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब मैं आपको बता दूं कि l 0 इज नॉट गोल अंडा, लाइक गोल नहीं है, मतलब 0 मतलब 0 नहीं है, 0 इज अ वैल्यू, एक वैल्यू का नाम 0 है, ठीक है जी। तो अभी ये क्या चल रही है, शेल, और यहाँ क्या चल रही है, सब शेल चल रही हैं, यानी कि एक वैल्यू आई है, ये 0 इज अ वैल्यू। नाउ अब नेक्स्ट है हमारे पास n2, अगर शेल 2 हो जाए तो शेल 2 हो जाएगी तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 0 to 2-1, ऑब्वियस ही बात है 0 to 2-1, और 2-1 इज 1 एक्चुअली, ठीक है। तो 0 to 2 आपके पास 0 to 1 हो जाएगा। अब 0 to 1 का मतलब क्या है, 0 to 1 का मतलब है कि भैया दो वैल्यू आ रही हैं, 0 to 1। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चे 2 नहीं पढ़ते, अंग्रेजी नहीं समझते। देखिए अंग्रेजी समझिए, आपको बीच वाली वैल्यू भी लेनी है ना, तो 0 to 2 यानी कि 0 और 1 दोनों आएगा, यानी कि L की वैल्यू 0 भी हो सकती है एंड L की वैल्यू 1 भी है, दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। नाउ अगर आपके पास n आ गया 3, मैं इसको बताऊंगी अभी इनका मतलब क्या है, पर अभी थोड़ा इतना पढ़ लेते हैं। तो L क्या आएगा, तो L आपके पास आ जाएगा 0 to 3-1, यानी कि 0 to 2, विच मीन्स कि 0 to 2 में क्या क्या आता है, 0, 1 और 2 आता है। हाँ वेरी गुड, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, क्या करें, दिल को दिलासा देना पड़ता है। तो L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 2, दे आर 3 वैल्यूज टोटल। नाउ अब सिमिलरली चलते हैं कि भैया n1 4 है, तो अगर n4 हुआ तो L की वैल्यू कितनी आएगी, 0 to 4 आएगी, और सॉरी 0 to 3 आएगी, आई मीन 0 to 3। अब 0 to 3 में कौन कौन सी वैल्यू आती है, L0, L1, L2 एंड L3। तो यानी कि अच्छा, इसका मतलब सिंपल सा मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब है कि अगर शेल 1 है, अच्छा ये सबशेल बता रहा है या नंबर ऑफ सबशेल्स को बता रहा है, तो अगर शेल 1 है तो उसमें सबशेल भी 1 है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 0 इज नॉट अ 0 इज अ वैल्यू, ठीक है। तो अगर शेल 1 है तो उसमें 1 सबशेल है, अगर शेल 2 है तो उसमें 2 सबशेल है, बिकॉज सी ऑल अबाउट वैल्यू की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है। अगर शेल 3 है तो उसमें 3 सबशेल हैं, और अगर शेल 4 है तो उसमें 4 सबशेल है। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा बात समझ आई है, क्या, द नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल, द नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल इज इक्वल टू शेल नंबर। किसी भी शेल में कितनी सबशेल होंगी, किसी भी शेल में कितनी सबशेल होंगी, वो उसका शेल नंबर ही है। जैसे सपोज कीजिए कि आप शेल नंबर 5 देख रहे हैं, तो आप, मैं नहीं करवा रही हूँ पर आप कर लेना, शेल नंबर 5 में कितनी सबशेल होंगी, 5 ही होंगी, जो 0, 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर्स आए हैं ना, ये नंबर ऑफ सबशेल्स जो मैं आपको बता रही हूँ कि अब यहाँ पर आपके पास इस हर वैल्यू का एक मतलब है, हर वैल्यू का अपना एक नाम होता है। क्या नाम होता है, तो देखो थोड़ा ध्यान रखना, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, यहां लिख रहे हैं L वैल्यू, L की वैल्यू क्या है, नेम ऑफ सबशेल, किस वैल्यू पे क्या नाम आप देंगे। तो देखिए अब मैंने आपको अभी बताया कि भैया L की वैल्यू में वैल्यू क्या हो रही है, 0 भी हो रही है, L की वैल्यू 0 भी है। तो अगर L हुआ 0, L1, L2, L3 और L4, तो अगर आपके पास L हुआ 0 तो वो होगा S सबशेल, यानी उसका सबशेल का नाम S है। अगर L हुआ 1 तो उसको P बोलते हैं, अगर 2 हुआ तो D बोलते हैं, 3 के लिए F, और G तो वैसे आया नहीं पर मैं बता देती हूँ, वैसे G आया नहीं अभी तक है, अभी तक हम सिर्फ F ही पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। 118 एलिमेंट हम लोगों ने आज तक डिस्कवर करे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग F तक ही आया हमारे पास, अगर कभी आएगा तो फिर वो G भी इंक्लूड हो जाएगा। तो S, P, D, F, G। इससे पहले आप मुझे ये पूछें कि भैया ये नाम कहाँ से आए,
तो देखिए ऐसा है कि किसी ज़माने में हमारे पास जब स्पेक्ट्रम होता था तो वहाँ पे हम कुछ लाइंस के नाम रखते थे, शार्प, डिफ्यूज, फंडामेंटल, किसी ज़माने में, तो उससे इंस्पायर होकर नाम रख दिया। अभी इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस अब ये नाम याद रख लेना है आपने, ठीक है। तो SPDFG इनके नाम हो गए। नाउ अब ये तो बात रही सबशेल की। अच्छा हाँ, क्या सबशेल की एनर्जी अलग अलग होती है? बिल्कुल होती है। तो एनर्जी ऑफ सबशेल का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी ऑफ सबशेल, तो द थिंग इज कि जैसे जैसे आप इधर मूव करेंगे, SPDF से मूव करेंगे, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी। तो एनर्जी ऑफ सबशेल का फॉर्मूला है, नॉट फार्मूला सॉरी, एनर्जी ऑफ सबशेल है S सबसे कम एनर्जी की है, फिर P, फिर D, फिर F। तो ऐसे ऐसे इनकी एनर्जी इंक्रीज करती है। ओके नाउ अब मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि आखिर शेल के अंदर सबशेल है, हम पढ़ चुके हैं, पर ये क्या मतलब है इस बात का। तो थोड़ा समझना बात को। एक बार मैं चेक कर लूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ सही दिख रहा है, चल जाएगा काम। मैं छोटा सा चित्र यहाँ बना सकती हूँ, छोटा ही तो चित्र बनाना है, मुझे समझना है। तो देखिए मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, ठीक है जी। तो पहली शेल ये रही जिसको आप N1 कह रहे हैं। तो अब ध्यान से देखना, या मैं ऊपर लिख देती हूँ कि ये N1 है। तो देखो शेल 1 में कितनी सबशेल है? एक, जीरो नहीं है, एक है। तो इसका मतलब है कि ये अकेली है, इसके साथ और कुछ नहीं है, ठीक है। अब शेल 2, तो शेल 2 में कितनी सबशेल्स हैं? 2। इसका मतलब है कि शेल 2 स्प्लिट कर गई 2 सबशेल में, एक शेल 2 सबशेल में स्प्लिट कर गए। स्प्लिट कैसे दिखाएंगे कि देखिए एक ये हो गई और एक इसके साथ ये चल रही है। तो शेल 2 टोटल मिला के शेल 2 है, जो कितने में बट गई? 2 में बट गई, है ना। 2 सबशेल में बट गई जिसका नाम S और P है। क्योंकि अब देखिए ध्यान से देखना, L0 को क्या कहते हैं आप? S, L1 को क्या कहते हैं? P। तो इसके अंदर 2 हो गए ना, SP। L0 को क्या कहते हैं आप? अगेन S, P और D। देखिए नाम वहाँ लिखे हुए हैं, वहाँ से देख लीजिए, अभी के लिए देख लीजिए, बाद में तो याद ही करने पड़ेंगे। यानी कि 3 सबशेल है SPD। इसको क्या कहते हैं आप? SPDF। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आपको लगेगा भैया सभी SPD हैं, तो फ़र्क क्या है? इसका S और इसके S में क्या फ़र्क, या इसके S में क्या फ़र्क? फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखो जब आप लिख रहे हैं ना S, तो ये कहाँ का S है? कौन सी शेल का है? अच्छा ये भी तो S है, इसको तो मैं भूल गई। यस, ये कहाँ का S है? ये शेल 1 का S है, तो पूरा नाम इसका 1S है। बन रही है ना बात? अब देखो ये भी S है, पर ये कौन सी शेल का S है? 2 का, तो इसका पूरा नाम है 2S। और ये P है वैसे, क्योंकि L1P होता है, पर ये कहाँ का P है? ये शेल नंबर 2 का P है, यानी कि ये 2P है। तो देखो देयर इज अ डिफरेंस, ये 1S है, वो 2S है, बहुत फर्क है इनमें, ठीक है जी। सिमिलरली आप समझ ही गए होंगे, शेल नंबर 3 के लिए अगर सही से लिखें तो इट इज 3S, 3P, 3D। एंड सिमिलरली शेल नंबर 4 के लिए 4S, 4P, 4D एंड 4F, ये इनके नाम हो जाएंगे। तो जब आप शेल नंबर 1 में चल रहे हैं तो फिर वहाँ तो सिर्फ 1S ही है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप शेल नंबर 2 में चल रहे हैं तो 2 हैं, S और P, और उनके नाम क्या हैं? 2S और 2P। अब शेल नंबर 3 कितनों में टूट गई? कितने में स्प्लिट हो गई? 3 में स्प्लिट हो गई, यानी कि 1, 2, 3। मैंने आधा ही आइटम बनाया है, पूरा नहीं बनाया, जगह नहीं है ना, क्या करें, बहुत छोटा है, ठीक है, जैसे काम चलाना पड़ता है। तो इतना भी छोटा नहीं है वैसे, थोड़ा मेरे कैमरे में ही छोटा आ रहा है। N3 ना, तो क्या हो जाएगा? 3S, 3P, 3D, ठीक है जी। चलो चल जाएगा काम, चल जाएगा, आपको दिख रहा है ना। एक बार 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 देखना पड़ता है, कैमरे में दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता चला मेहनत चली गई। वैसे मैं सोच रही थी कि बड़ा कैमरा लूँ जिसमें जो है ज़्यादा लिखा जाए एक बारे में, पर करेंगे जैसे जैसे यूट्यूब ग्रो करेगा, पैसे आएंगे वो भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आई थिंक इतने से आप अपना काम चला लेंगे, और पढ़ने वाला तो पढ़ ही लेता है भैया। चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं। अगला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं M से। अब देखिए बात क्या है, बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंट्री के अंदर बहुत सारी, सॉरी इट इज नॉट कंट्री, बहुत सारी स्टेट होती हैं। अब कंट्री के अंदर स्टेट निकालने का फॉर्मूला तो नहीं है, वरना आधों की जीके सॉल्व हो जाती, पर चलिए कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। हर शेल के अंदर कुछ सब शेल्स हैं। शेल क्या होती हैं? N, और सब शेल क्या होती हैं? L। तो हर शेल के अंदर कुछ सब शेल्स हैं जिनको निकालने का फॉर्मूला भी है, और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। अब सब शेल तो हो गई, अब और एक बात है, स्टेट के अंदर भी तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, है ना। तो जैसे स्टेट के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, वैसे ही सब शेल के अंदर बहुत सारी
ऑर्बिटल्स होती हैं, और वो ऑर्बिटल्स अब हम निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, तो तीसरे पॉइंट पे आ गए हम ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि एम क्या क्या बताता है। देखिए, एम हमें दो मेन बातें बताता है, वैसे तो बहुत कुछ बताता है, पर एम हमें दो मेन बातें बताता है। पहला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, कि सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, और दूसरी बात ये बताता है नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन के बारे में। नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप प्रेफर्ड स्पेलिंग नहीं आती है, प्रेफर्ड ओरिएंटेशन, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब यूजुअली मेरे साथ ये दिक्कत होती है कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ और बिल्कुल आराम से अपने मस्ती में पढ़ा रही होती है, तो मैं स्पेलिंग भूल जाती हूँ। आई होप सो आपके साथ ऐसा होता होगा। ठीक है, तो मैं स्पेलिंग भूल जाती हूँ, तो नहीं, मुझे आती है स्पेलिंग, पर अभी मैं भूल गई हूँ। आप समझ लेना, नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्पेस में इलेक्ट्रॉन कैसे ओरिएंटेड है, वो बताता है। उसके लिए आप जब शेप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। अभी के लिए याद कर लीजिए। तो क्या क्या बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। नाउ अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने, अच्छा इसी पे अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी कि m को निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, n तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, 1 2 3 4 हो सकता है। l किस पे डिपेंड करता है, n पे, और m किस पे डिपेंड करता है, l पे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसको निकालने के लिए m इक्वल्स टू -l टू +l, वेरी सिंपल, -l टू +l। अभी 2 फिर आ रहा है, वहां से वहां तक लेना है। जैसे अब ध्यान से देखना, मान लीजिए कि आपके पास, मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, कि मान लीजिए कि आपके पास l की वैल्यू है 1, मान लीजिए। तो अगर l 1 हुआ तो m कितना होगा, -1 टू +1। अब जब आप, अब नंबर लाइन याद कीजिए जो आप बचपन में पढ़ते थे, तो जब आप -1 से +1 में जाएंगे तो उसके बीच में वाले नंबर भी तो लेने पड़ेंगे, जैसे 0। तो -1 से +1 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, -1 0 +1। कितने नंबर्स आए, कितनी वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज आई। इसका मतलब है 3 ऑर्बिटल है, तो जितनी वैल्यूज आएंगी उतनी ही ऑर्बिटल उसके अंदर मानी जाएंगी। समझ के बाद, अब इसको मैं एक बार पूरा शेल के हिसाब से बता देती हूँ, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल के हिसाब से, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये मैं ले रही हूँ n वैल्यू, n, ये हम ले रहे हैं l, यानी कि जो सबशेल के बारे में बताता है, और ये ले रहे हैं हम m, जो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ओके, नाउ अब देखो, n की वैल्यू आपने मान लो 1 ले ली, तो n1 में l कितना होता है, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला देखिए क्या है आपके पास, l इज इक्वल टू 0 to n - 1 होता है। वही फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए n1 हो तो l कितना होगा, 0 to 1 - 0, l 0 होगा। l 0 का 0 मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब s, कौन से वाला है, s 1s। अब ध्यान से देखना, अगर l 0 हो तो m कितना होगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला, -0 से +0 इज 0 सिंपली, तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 इज अ वैल्यू, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 3 वैल्यूज आ रही है, 3 वैल्यूज का मतलब है 3 ऑर्बिटल। आपने वैल्यूज पे फोकस करना है, 3 वैल्यू मतलब 3 ऑर्बिटल्स है। तो एक वैल्यू का मतलब एक ऑर्बिटल है। ठीक है जी, अब इधर आ जाओ। मान लीजिए कि आपके पास n2 आ जाता है, तो शेल नंबर 2 में l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अभी मैंने पीछे कैलकुलेट करा था, फॉर्मूला से देख लेना, L0 या L1 हो सकता है। अब देखो L0 में m कितना होगा, भैया 0 ही होगा, 0 to 0 हो रहा है। और L1 में m कितना होगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, L1 में m कितना होता है, -1 0 +1 होता है, यानी कि कितनी वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज आई, यानी कि देयर आर टोटल 3 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली यहाँ पे 1 ऑर्बिटल्स आई। तो आप ये भी कह सकते हैं, अच्छा 1 मतलब ऐसे p होता है, 1 मतलब p होता है, और 0 मतलब ऐसे होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि s में 1 ऑर्बिटल होती है, p में 3 ऑर्बिटल होती है। ठीक है, सिमिलरली आप इसे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 3 के लिए, और आप चाहें तो पॉज ले सकते हैं 1 मिनट का, और n3 के लिए खुद ड्रॉ करो, मतलब n3 के लिए l और m का वैल्यू ड्रॉ करो, कि आपको समझ भी तो आना चाहिए, कुछ समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, और फिर पॉज लेके फिर दोबारा वीडियो को, पॉज का उल्टा क्या होता है, प्ले करो, और फिर देखो कि मैंने सीख गया कि नहीं। ठीक है, चलो ले लो पॉज फिर। नाउ अब देखो
N3 में L 0 हो सकता है, 1 होगा और 2 होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, 0 1 2। और L0 के लिए आपके पास M होगा 0 ही होगा, 0 इज अ वैल्यू यानी कि एक ऑर्बिटल। अच्छा 0 मतलब S, 1 मतलब P, प्रिसाइजली बोले तो 3P वैसे, और 2 के लिए D। तो M0 और यहाँ पे क्या आएगा M, वैल्यू पुट कर लीजिए -1 से +1 यानी कि 3 वैल्यूज आई। और M की वैल्यू यहाँ से कहाँ तक आएगी, मतलब ये आ गया ना आपके पास -1 0 +1, और M -2 से +2 यानी कि ये आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2। तो कितना ऑर्बिटल बन रहा है, 3 ही बनेगा भैया, कहीं का भी पी हो 3 ही बनेगा। और कितना वैल्यू आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, ये रहा 1 2 3 4 5, कितना वैल्यू बन रही है 5, यानी कि देयर आर टोटल 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसी तरीके से आप N4 N5 L5 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए आपको। मैं समझ गई हूँ कि आपको समझ आ गया है, तो 4 5 के लिए आप खुद कर लेना। मैं एक बार ये बात बता देती हूँ कि S में एक ऑर्बिटल है, P में 3, कहीं का भी P हो, देखो यहाँ का P है, वैसे अगर इसे सही बोले तो 3P है, 3P में भी 3 ऑर्बिटल हैं, और 2P में भी 3 ऑर्बिटल है, तो कहीं का भी P हो उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, आखिर है तो P ना वो। और D में 5 ऑर्बिटल हो, ठीक है जी। तो इसे समराइज कर देते हैं, कैसे, L एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि सेल में कितनी ऑर्बिटल होती है, यानी कि M जिसको आप कहते हैं, L और नंबर ऑफ ऑर्बिटल। देखिए अगर L की वैल्यू है, अब देखो L की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती ना, तो L की वैल्यू अगर 0 हो सकती है, सॉरी N की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, L की वैल्यू 0 हो गई तो ऑर्बिटल उसमें एक है। अगर L की वैल्यू हो गई 1 तो उसमें अच्छा मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके लिख देती हूँ, बिकॉज साथ साथ मैं आपको नाम भी बता देती हूँ इनके, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। चलिए जी, अगर L है 0 तो उसको बोलते हैं S, तो S में एक ऑर्बिटल होती है। अभी आपने भी चेक करा, अगर L है 1 जिसको P बोलते हैं, कहीं का भी P हो, 2P 3P वटेवर P में हमेशा होती हैं 3 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली अगर L है 2 यानी कि D जिसको आप कहते हैं, उसमें होती हैं 5 ऑर्बिटल। और अगर आप अभी कैलकुलेट करें फर्दर तो L3 के लिए F जो होता है में आएंगी 7 ऑर्बिटल। मैं आपको एक बहुत सही बात बता दूँ, देखिए ऑर्बिटल्स को ना ऐसे डब्बा बना के दिखाते हैं, लाइक एक स्क्वायर, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल मतलब ये रहा एक, 3 मतलब 1 2 3, 5 मतलब ऐसे 5 डब्बे 1 2 3 4 5, और 7 मतलब 1 2 3 4 बजाय 1 2 3 4, देख लेना साथी है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ साथी इनको बोलते हैं। तो देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी और बहुत आसान बात बताती हूँ याद रखने की। आप नोटिस करो कि ऑर्बिटल हमेशा ऑड नंबर से चल रही हैं, एक वैल्यू से बढ़ रही है पर ऑड नंबर से चल रही है। जैसे 1 के बाद 2 नहीं आ रहा क्योंकि वो इवन है ना, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो ऑड नंबर से बढ़ रही हैं। बहुत आसान है याद रखना। नाउ लास्ट क्वांटम नंबर हमारे पास है जो है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि द फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। डिनोट करते हैं इसको एस से, बहुत ही सरल क्वांटम नंबर, इससे बढ़िया क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी 2 वैल्यू है, ठीक है, और वो 2 वैल्यू आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब आपको दोनों ही लिखनी पड़ेंगी। तो देखो कहाँ से आया है क्वांटम नंबर। देखिए हुआ ये कि मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है और ये आपका भैया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूमता है ना एक टाइम पे। एक तो वो अपनी न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटता है जिसको आप कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, पर इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, जैसे पृथ्वी घूमती है ना सूरज के अराउंड। वैसे तो देखो ज़्यादा मुझे आता नहीं है ये सब, पर आई थिंक ऐसा ही होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे अपनी एक्सिस पे घूमता है, तो एक्सिस पे भी तो 2 तरीके से घूम सकता है। जैसे स्पिन करती है बॉल तो 2 तरीके से कर सकती है, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी 2 तरीके से घूम सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो होगा क्लॉकवाइज या होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 ही स्पिन होते हैं, तो या तो स्पिन की वैल्यू आती है +½ अब हाफ कहाँ से आई वो बताना मुश्किल है, बिकॉज वो
पीछे जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व हुई होगी, जो श्रोडिंगर जी ने करी होगी, वहाँ से आई होगी, तो आपसे वैल्यू याद रख सकते हैं कि भैया इतनी होती है। स्पिन या तो प्लस हाफ होती है या स्पिन माइनस हाफ होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, स्पिन अप मतलब इसको क्लॉकवाइज स्पिन को ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे अप, और डाउनवर्ड एंटी क्लॉक को शो करते हैं ऐसे डाउनवर्ड। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, बस स्पिन होती है तो होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी के साथ आपके क्वांटम नंबर्स खत्म होते हैं। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि क्वांटम नंबर हमें समझ आएगी नहीं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।